आज के इस समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और आगरा के लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री आगरा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, महापौर आगरा श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री नवीन जैन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, विधानसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, छोटेलाल वर्मा जी, श्रीमती रानी पक्सालिका सिंह जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री एमपी अग्रवाल जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित समारोह में हमारे प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी प्राध्यापकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस सुविधा का उपहार गुरु पूर्णिमा के ठीक पूर्व उच्च शिक्षण संस्थानों के आप सभी प्राध्यापकों को प्रदान करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर से उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी प्राध्यापकों को, उनके परिवार के सदस्यों को इस सुविधा का उपहार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आज की सुविधा जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व राजकीय हो, शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हो या स्ववित्त पोषित प्रबंधन के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, इन सभी को इसके साथ कवर किया। इसके साथ ही शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एक कुल संख्या मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो 10 लाख लोग इस पूरी व्यवस्था से कवर होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश के सभी अपने सम्मानित शिक्षकों को, उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए शिक्षकों को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उच्च शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षा विभाग को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इस कार्य योजना को आगे बढ़ा करके आज इस समारोह को भी आयोजन आगरा से ही, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के गृह जनपद से ही इसको आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्य मंत्री उच्च शिक्षा की आज स्वयं हरदोई में इस समारोह में वहां पर इस योजना का शुभारंभ कर रही हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग मंत्रीगण इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कैशलेस की सुविधा के साथ ही आज हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से एक एमओयू भी किया है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इसके माध्यम से देने जा रहा है। आपने देखा होगा अभी मंच पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और पंजाब नेशनल बैंक के जीएम ने यहां पर एक एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं
और ये एमओयू दुर्भाग्यवश अगर किसी शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो शिक्षक के परिवार को हम लोग इस योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक उस शिक्षक के परिवार को 1.5 करोड़ रुपए तक वहां पर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा। अगर दुर्भाग्य से कोई विमान दुर्घटना का शिकार होता है तो 3 करोड़ तक और इसमें 60,000 रुपए तक का हॉस्पिटल में नगद व्यवस्था का लाभ और 12 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ बीमा कवर भी इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। एक बेहतरीन सुविधा जिससे अब तक हमारे शिक्षक लाभान्वित नहीं थे। किसी के सामने हो, किसी को हॉस्पिटल न जाना पड़े, दुर्घटना का शिकार न होना पड़े, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन व्यवस्था है। दुर्घटनाएं अगर बोल करके नहीं आती हैं, मुहूर्त देख करके नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन जब आता है तो उस समय वह व्यक्ति या उसका परिवार अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि सिस्टम उसके साथ खड़ा है, शासन उसके साथ खड़ा है, बैंकर्स उसके साथ खड़े हैं और वह उस चुनौती का मुकाबला कर सके। इस दृष्टि से ये 2 प्रकार की सुविधा, जिसमें एक प्रकार की सुविधा जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा राज्य सरकार आज को उपलब्ध करा रही है, और दूसरा राज्य सरकार के सहयोग से आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें शासकीय जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, उनके प्राध्यापकों को 1.5 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ रुपए तक की सहायता किसी स्थायी विकलांगता के अवसर स्थिति में ये उपलब्ध पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उनको बीमा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं पंजाब नेशनल बैंक से कहूंगा कि स्ववित्त पोषित और निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी इस योजना से कवर करने की व्यवस्था को उनके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे उनके साथ कोई दुर्घटना होने पर वह उन्हें भी एक बीमा कवर उपलब्ध करवा सके। इसके लिए भी एक व्यवस्था उनको आगे बढ़ानी चाहिए। और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी, अभी तक इस व्यवस्था में शिक्षणोत्तर कर्मचारी नहीं थे, लेकिन जो 50,000 शिक्षणोत्तर कर्मचारी हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, उनको भी हम इस व्यवस्था से कवर करने की व्यवस्था का एक इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षकों को, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को और शिक्षा की व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी लोगों को जिन्हें इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस बारे में जानते हैं, एक शिक्षक की भूमिका भारत की परंपरा में आज से नहीं, प्राचीन काल से ही उसका स्थान सर्वोच्च रहा है। वे शासकीय व्यवस्था का पार्ट रहे हों, गुरुकुल का हिस्सा रहे हों, या सामान्य जीवन में भी व्यक्ति के जीवन में उसके गुरु का अपना एक विशिष्ट महत्व रहा है। और भारत से ज्यादा इसको कौन जानता होगा। जब दुनिया अंधकार में जी रही थी, तब भारत तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों का संचालन करता था। और मैं उस समय, मुझे तक्षशिला विश्वविद्यालय की एक वैद्य की वह कथा याद आ जाती है। जब मैं शिक्षा,
याद करिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला अविभाजित भारत का यह हिस्सा था। तक्ष प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर वह तक्षशिला पड़ा। 2500 वर्ष पहले वहां पर एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, जहां पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में दुनिया भर से आए हुए स्नातकों को पारंगत किया जाता था। उन्हीं में एक विश्वविख्यात वैद्य हुए जीवक। जीवक के जीवन की यह घटना आपको याद होगी। जब उन्होंने तक्षशिला में अपना अध्ययन पूरा किया, लंबे समय तक वे तक्षशिला में रहे, तो लंबे समय के बाद उनको अवसर आया कि अब मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए। वे अपने देश में यानी काशी वापस आना चाहते थे। उन्होंने अपने आचार्य के पास गए और उनसे कहा कि मैं बहुत दिनों से यहां पर हूं, मैंने अपना पूरा अध्ययन कर लिया है, अब मैं अपने देश जाने की आपसे परमिशन लेने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, देखिए, आपको अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। और अंतिम परीक्षा क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सामने जो वन है इस वन में जाओ और मुझे वह औषधि ला करके दो, जिस औषधि में उस वनस्पति को लेकर के आओ जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। जीवक सामने के वन में चले गए। आप याद करिए उस समय के अनुशासन को, जहां गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार का संवाद है। कोई उस समय सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, कोई वहां रिस्टिकेट भी नहीं कर रहा है, कोई भय और दहशत और कोई बॉन्ड भी नहीं भरा हुआ है, लेकिन एक आत्मिक संबंध और किस प्रकार का बेहतरीन संवाद है। जीवक जाता है, वन में ढूंढता है, एक एक औषधि के, एक एक वनस्पति के औषधीय गुणों का अध्ययन उसने पहले किया था, और उन वनस्पतियों को ढूंढता है कि वनस्पति इस प्रकार की औषधीय गुण को रखती है, ये वनस्पति इस प्रकार की औषधीय गुण को रखती है। और कुछ अंतराल के बाद कई दिन और कई महीने उन्होंने वहां उस पूरे जंगल में व्यतीत किए। उसके बाद वापस आता है और वापस आकर के अपने आचार्य से कहता है कि नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, मुझे नहीं मिला है। तो आचार्य ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। यानी आचार्य को मालूम है कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। हर वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर है। और इसीलिए तो भारतीय ऋषि कह उठा था कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। और मुझे लगता है वो योजक कोई और नहीं है, वो योजक आप है। उस योजक के रूप में आपकी भूमिका बहुत मायने रखती है। एक छात्र को क्या दिशा देनी है, कैसे चलना है, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, जब हम इन बातों को देखेंगे, इन बताएंगे, इनके लिए हमारा उससे संवाद होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, तब परिणाम आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा।
पहले दिन से प्रयास करना होगा। अगर कोई अक्षर ऐसा नहीं कि जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, अगर कोई वनस्पति ऐसी नहीं कि जिसमें औषधीय गुण न हो, तो मान करके चलिए कि कोई मनुष्य ऐसा भी नहीं है कि जिसमें योग्यता न हो। योग्यता जरूर होगी, लेकिन उसके लिए योजक चाहिए। जैसे वनस्पति को ढूंढने के लिए कोई वैद्य चाहिए, जैसे अक्षर को जोड़ने के लिए कोई भाषा शास्त्री चाहिए, ऐसे ही मनुष्य को योग्य बनाने के लिए कोई योजक चाहिए, योग्य योजक के रूप में। और उस योजक के रूप में भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इसीलिए महत्व दिया गया है कि आप उसके गुणों को उजागर करके उसको सही मार्ग दिखा सकें, सन्मार्ग की ओर उन्मुख कर सकें, एक सही दिशा की ओर उन्मुख कर सके। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। आज हम देख क्या रहे हैं, आज की स्थिति क्या है? अक्सर हम देखते हैं पठन पाठन का माहौल लगभग नदारत सा। पहले होता क्या था, हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे परिवार के सदस्य हम लोगों को इस बात के लिए बाध्य करते थे कि 1-2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक्स को भी हमें देखना है। पुस्तकालयों से कुछ ऐसे भी पुस्तकें होती थी जो ज्ञानवर्धक होती थी, पाठ्यक्रम के हिस्से न हो तब भी उसके बारे में, उनके बारे में हम लोगों को बताया जाता था कि नहीं, इसको देखना ही देखना है। और ये जरूरी नहीं कि कहीं एक जगह कोई बात गलती से व्याकरणीय शुद्धि के कारण अर्थ को अनर्थ कर रहा हो तो हम उसी पे विश्वास कर लें। और इसी के लिए रेफरेंस बुक्स भी होती थी देखने के लिए। आज हो क्या गया, आज पुस्तकालय नदारत है। मैं कई बार पुस्तकालयों में अचानक जाता हूं, देखता हूं कोई नहीं रहता, वीरान पड़े रहते हैं। न शिक्षक जाता है और न शिक्षार्थी ही वहां जाता है। पहले हरेक के मन में एक भाव रहता था कि मुझे कुछ नयापन करके दिखाना है, और वह उसके लिए कुछ ऐसी रचनाएं भी करता था जो अपने आप में कालजयी हो जाती थी, लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती थी। और ये हर एक क्षेत्र में हो सकता था, होता था। एक एक कार्य का लोग अध्ययन करके रखते थे। मैं देखता था कि डॉक्यूमेंटेशन एक एक का करते थे, रखते थे। और हर एक क्षेत्र में मैं चिकित्सकों को भी देखता था, शिक्षकों को भी देखता था। मैं बहुत बार देखता था, बचपन में हम लोग देखते थे जब जनगणना होती थी, जनगणना के दौरान शिक्षक गण गांव-गांव जाते थे, घर घर का पूरा आंकड़ा इकट्ठा करते थे। तो हम लोगों के दिमाग में तब आता था कि शिक्षक आते हैं, हमें उनको बिठाना पड़ता है, उनको चाय पिलानी पड़ती है, फिर वे परिवार के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। हम लोगों को बुरा लगता था उस समय कि ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक उस समय पूरी, यानी उस गांव के बारे में या मोहल्ले के बारे में उनको एक आर्थिक अध्ययन का भी अवसर मिलता था। आंकड़े तो कलेक्ट हो रहे हैं जनगणना के, लेकिन इसके माध्यम से शिक्षक के सामने एक सिनेरियो आ जाता था, क्या है क्या नहीं है।
और बीच के कालखंड में हाई कोर्ट में कोई सज्जन कहा भाई शिक्षकों को इससे मुक्त कर दो, मुक्त हो गए तो वह उस ज्ञान से भी मुक्त हो गए जो उनको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, भाई आप कहीं रह रहे हैं, आप आगरा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में आप नहीं जानते। विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, विश्वविद्यालय में कुलपतियों की परंपरा कौन कौन थी, कौन यहां पर रहे हैं जिन्होंने कुछ विशिष्ट करके दिखाया, एलुमनाई कौन कौन है यहां के, इनके बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखते तो इसका मतलब आप विश्वविद्यालय के प्रति अन्याय कर रहे हैं, और वह अन्याय विश्वविद्यालय के प्रति ही नहीं कर रहे हैं, अपने प्रति भी कर रहे हैं, वर्तमान के प्रति भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के प्रति भी कर रहे हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए, हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके साथ रिश्तेदारी हो रही है उस रिश्तेदारी के परिवारों में भी की जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको खुफिया एजेंसी के रूप में आपको काम करना, नहीं, एक पृष्ठभूमि के रूप में समृद्ध परंपरा के बारे में हर एक जगह कुछ विशिष्टताएं होंगी, उसके बारे में जानकारी रखने में क्या बुरा है, आपके पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत आवश्यक होगा, आप उसको रख सकते हैं, हम लोग उसको नजरअंदाज कर लेते हैं। आप जिस दिन अपने क्लास में जाते होंगे, पहली क्लास लेते होंगे सत्र की, पहली क्लास को आप रूटीन के पाठ्यक्रम की बजाय परिचयात्मक रूप से लें और पाठ्यक्रम का एक सामान्य परिचय बच्चे को देकर के रोचक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, आप देखना आपकी क्लास के प्रति छात्रों के मन में एक जिज्ञासा आएगी, आने का इच्छुक होगा। अन्यथा बहुत बार होता क्या है, प्रारंभ में छात्र आते हैं, जब क्लास बोरियत वाली हो जाती है तो उसके बाद वे सब क्लास छोड़ करके जा चुके होते हैं। अंत में हम लोग देखते हैं कि केवल प्राध्यापक रहता है, सामने दो चार मजबूरी में आने वाले जीव बैठे होते हैं, बाकी उनको कोई रुचि नहीं होती कि क्लास में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कारण है हमने उसको रोचक बनाने का प्रयास नहीं किया, कुछ ऐसे उद्धरण देने के प्रयास नहीं किए जो किसी छात्र को उसके प्रति आकर्षित कर सके और उसके पाठ्यक्रम को और सुरुचिपूर्ण बना सके। ये कुछ चीजें हैं जो हम उसको और सरल बना सकते हैं, और एक शिक्षक के रूप में आप अपने को एक छात्र के नजरिए में स्वयं में सम्मानित कर सकते हैं। उसके मन में एक श्रद्धा का भाव जगेगा, आपके प्रति आस्था का भाव जगेगा एक शिक्षक के प्रति। और जब भी भारत के अंदर शिक्षकों के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, भारत नए प्रतिमान स्थापित किया है। आज है क्या, मीडिया की स्थिति क्या हो गई, पूरे समाज में कई प्रकार के वर्ग हो गए। एक जो प्रिंट मीडिया को देखता, अखबार पढ़ता है, एक उम्र विशेष से ऊपर के लोग, खासतौर पर जो अवकाश प्राप्त करके घर में बैठे हैं, उनके लिए अखबार हो जाता है अपने अनुसार, फिर अखबार को दिन भर पढ़ते हैं बेचारे। एक वर्ग है जिसको घंटा 2 घंटा मिलता है, हो जाता है समय के अनुरूप, उसने न्यूज चैनल देखा, थोड़ा जानकारी ले ली कि हाँ ये चीजें देख रही हैं, सब देख लिया, सरसरी निगाहों से देख लिया। लेकिन एक बड़ा तबका युवा का, यूथ का एक बड़ा तबका ऐसा हो गया, लगभग 60% तबका ऐसा है जो आज के दिन पे अपना स्मार्टफोन देख करके तय करता है कि स्मार्टफोन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वह व्यक्ति देश और दुनिया के बारे में जानकारी ले रहा है। अब आप सोचो, उस स्मार्टफोन पे जो मटेरियल है न्यूज के रूप में, व्यूज के रूप में, जिन लोगों ने ज्यादा कंटेंट डाले होंगे, जिन लोगों ने ज्यादा मटेरियल डाल दिए होंगे, वो छात्र उसी को सच मान लेगा। ये जरूरी नहीं कि वो सच हो, ये जरूरी नहीं कि वो सच हो। हम सत्य के नजदीक किसको पाते थे? पहले मीडिया को, यानी न्यूज़पेपर की खबर होती थी, हम मानते थे बहुत सच होगी, हम विश्वास कर लेते थे।
न्यूज़पेपर ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है देश की आजादी के आंदोलन के दौरान, जन चेतना को जागरूक करने में, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ था। और उसमें एक जवाबदेही भी है। अगर कोई गलत न्यूज दे रहा है, रिपोर्टर का नाम मालूम है, एडिटर का नाम मालूम है, विजुअल मीडिया में भी रिपोर्टर की भी जानकारी है, उनके एडिटर की भी जानकारी है और चैनल का भी सीईओ की जानकारी है। लेकिन सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना करके भी कोई व्यक्ति कैसे समाज में विद्वेष पैदा कर सकता है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे होंगे। सही तथ्य की जानकारी न होने के नाते और सेल्फ अनुशासन न होने के नाते अक्सर अव्यवस्था और अराजकता का शिकार पूरा सिस्टम होता है। और पूरा सिस्टम जब अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता है तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। वर्तमान और भविष्य दोनों को अगर हमें सही दिशा में लेके चलना है तो हमें स्वयं के जीवन में अपने छात्रों को अनुशासन के बारे में और आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सकें। और मुझे लगता है कि आपके पास तो पर्याप्त समय है। अच्छे कंटेंट डालिए, अच्छे उद्धरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए, छात्रों को मोटिवेट करिए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए। जो अनाम हैं, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफॉर्म है, फेक अकाउंट है, बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। न्यूनतम समय हम उस पे अपना खर्च करें, ज्यादा समय न दें उसमें, और सही तथ्यों की जानकारी उसको लेनी है तो उसके लिए उसको फिर से पढ़ने पढ़ाने की आदत को पुख्ता करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जाने का आदत डालनी पड़ेगी। पाठ्यक्रम के अलावा रेफरेंस बुक्स को भी देखें, कुछ रोचक धर्म ग्रंथों की तरफ भी वह उन्मुख हों, देखें उसको भी। उसके बहुत सारे उद्धरण उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम बताएंगे, देश का बड़ा कल्याण होगा, देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। देश आपका गुणगान करेगा। वैक्यूम है। आज मैं देखता हूं किसी भी कार्य के लिए हर व्यक्ति जाता है, कहता साहब गूगल देख रहा हूं। वह जरूरी थोड़ा है कि वहां पे जो सारे मटेरियल उसमें सही हो, और जो तथ्य वहां दिए गए हैं ये जरूरी नहीं कि ऑथेंटिक हो। कौन इसको ठीक करेगा? हमारे शिक्षक समाज को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा, यहां की माननीय कुलपति से भी मैं कहूंगा, देखिए आज के दिन पे हम लोग अपने संस्थानों को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्वेल डिग्री को आप लेने की सामर्थ्य रख सकते हैं और देने की सामर्थ्य भी रखते हैं। अनिवार्य किया जाना चाहिए हर शिक्षक के लिए, हर छात्र के लिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसको विश्वविद्यालय को अपने यहां भी, महाविद्यालयों को अपने यहां भी,
हर एक विश्वविद्यालय, हर एक संस्थान को रखना चाहिए। आज आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आप आइए, हर जिले में हम लोगों ने स्वयं टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के हम लोगों ने हर जनपद में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेज में या फिर पॉलिटेक्निक में या आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, इन सब के लिए उनकी सामान्य जानकारी देने के लिए हम लोगों ने वहां पर उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और वो जानकारी हम लोग ले सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम उस फील्ड में अपनी धमाकेदार उपस्थिति के माध्यम से उसको अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप, समाज के अनुरूप और देश के अनुरूप बना सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है। अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो देश के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। अन्यथा हो क्या रहा है, आप देखते होंगे कि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इन सभी तकनीक की जानकारी उनके पास है। भारत के विरोधी ताकतों के द्वारा दिया गया पैसा भी है और वे इसका दुरुपयोग करके एक अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे, उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। और याद रखना, दिग्भ्रमित समाज हमेशा नकारात्मकताओं से भर करके अंततः अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उतावला दिखाई देता है। इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो, हम इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्र भक्ति के, राष्ट्र प्रेरणा के, इनोवेशन के, रिसर्च के एक केंद्र के रूप में स्थापित हो। हमारे विश्वविद्यालय के पब्लिकेशंस समाज की सक्सेस स्टोरी के कुछ उद्धरणों से भरे हुए हो दिखाई दे। हमारे यहां पर जो कुछ भी हो वह लोगों के लिए, वर्तमान के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा हो, एक आदर्श हो। उस दिशा में हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर हम करेंगे तो वर्तमान भी और भावी पीढ़ी भी बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ आपको, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। हमारे सभी शिक्षकों को इस दिशा में अपने इस प्रयास को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से याद रखना, जब भी भारत सही दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है, तब भी विदेशी हमले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होने प्रारंभ हुए। याद रखना, भारत पे हमले होने कब से प्रारंभ हुए? जब भारत का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग के बाद से फिर से हमले की जो शुरुआत होती है, वह धीरे धीरे करके एक समय के बाद भारत को गुलामी की आगोश में लाने में सफल हुआ। फिर से भारत के खिलाफ ये किसी भी प्रकार की विदेशी षड्यंत्र हो या अंदर से होने वाले षड्यंत्र जो फिर से भारत को विघटन की ओर ले जा रही हो, भारत के अंदर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही हो, ऐसे किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ हमारे शिक्षण संस्थानों को खड़ा होना पड़ेगा। अपने युवा पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा। छात्र छात्राओं को एक मार्गदर्शक के रूप में सही मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र प्रथम भाव के साथ उसे एक सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर यह कार्य हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कर पाएंगे तो यह देश के प्रति हमारी अमूल्य सेवाएं होंगी। और मैं आह्वान करूंगा अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से कि इसकी शुरुआत
आप सबको नए सत्र में अभी से प्रारंभ करनी है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम आज के दिन पर प्रारंभ हुए हैं। इन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कैशलेस 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा का जो शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए और सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, इसके लिए भी मैं प्रदेश भर से जुड़े हुए 2 लाख शिक्षकों को, उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को और उनके परिवार के लगभग सदस्यों को मिला के 10 लाख लोग जो इस सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे, उन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप इसका बेहतर उपयोग करते हुए प्रदेश की प्रगति में और देश की एकता और अखंडता में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।